हमारा आज का लेक्चर इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें बेसिकली 3 फेजेस हैं। पहला फेज है जो अर्ली डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसके ऊपर। दूसरा फेज हमारा आएगा मिडीवल एरा, या जिसमें मिडीवल एरा तो खैर और हो जाता है, जिसमें अल्लाह आपका भला करे यूरोपियन रेनेसेंस पीरियड है और मिडिल एजेस है। और तीसरा हमारा एरा आएगा जो मोस्ट रीसेंट पीरियड है, जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है। इसके फाउंडर्स और उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ अभी पिछले कुछ 100 साल में डेवलप हुआ या 200 साल में डेवलप हुआ या पिछले 400-500 साल में डेवलप हुआ। ये रियलिटी के अगेंस्ट है बात। इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ इन सेंचुरीज ने अपना रोल प्ले नहीं किया, बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स आगे चलते रहे, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व करते रहे। हमने वो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, लॉ का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है, जब वो इन एग्जिस्टेंस होती है, तो वो कोशिश करते हैं अपने मामलात को अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने की, और वही मामलात जाके फिर रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं। अब यही जब दो सोसाइटीज आपस में रिलेट कर रही होती हैं, तो आप उसको, वो फिर डोमेस्टिक नहीं रह गया, वो दो सोसाइटीज के बीच में हो गया, आपस में उनके एग्रीमेंट्स हो गए। फिर 3 सोसाइटीज मिल गई, 15 सोसाइटीज मिल गई, 20 सोसाइटीज मिल गई। इस तरह की चीजें मिलकर बाय एंड ऑफ द डे होता क्या है, अब इनिशियल पीरियड्स में तो इस तरह सोसाइटीज होती थी, फिर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थी, फिर यहाँ पे कोई बंदा है, और कोई बंदा हो सकता है जो ये वेटिंग में आने वाले, वेटिंग रूम में बंदे वालों को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, तो मैं बार बार उस तरफ चला जाता हूँ एडमिट करने, और फिर वो लेक्चर वाले तवज्जो साइड पे हो जाती है। ऑटो पर कैसे रखते हैं? वेटिंग रूम ऑफ कर दूं? इसको अगर डिसेबल कर दूं तो लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो वो डिफरेंट सोसाइटीज जब आपस में पहले छोटे लेवल पे क्लैंस थे, फिर आपस में उनका होना शुरू हो गया, फिर सिटी स्टेट सिस्टम आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व करते रहे, फिर डिफरेंट पूरी सल्तनतें होती थी, सिविलाइजेशंस होती थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती थी। तो ये थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, जो हमारे पास नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है, इसके दौरान जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते गए एक दूसरे के साथ कंडक्ट करने के लिए, वो सारे ही मिलकर इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने बेस रखी। अब वो कहां कहां से डेवलप होते रहे, कैसे कैसे वो बनते रहे, वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम को तो हम ट्रैक बैक कर सकते हैं अराउंड 400 years ago, लेकिन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, दे कैन गो बैक लाइक थाउजेंड्स ऑफ years बैक। अगर मिसाल के तौर पर हम लें 2100 BC, मतलब 2100 BC से मुराद ये है, अभी 21 AD है, 2100 साल ये, और इससे पीछे 2100 साल मजीद चले जाएं, तकरीबन 4200 years ago, 4000 years बैक, उस वक्त लगाश एक सिटी स्टेट था और दूसरा उम्मा एक सिटी स्टेट था। इनके बीच में हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन जो हमारी सिविलाइजेशन थी, वहां पे ये 2 सिटी स्टेट्स थी। एक काले पत्थर के ऊपर इन लोगों के स्टोन का एक ब्लॉक बना हुआ था, उसके ऊपर इन लोगों ने अपना एक डिफाइन बाउंड्रीज डिफाइन की, और इन्होंने ये साइन किए, ये एक दूसरे के साथ ट्रीटी की कि हम लोग एक दूसरे की किस तरह हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, और डिफरेंट जो सुमेरियन गॉड्स थे उस दौर में, चूंकि मल्टीपल गॉड्स के ऊपर बिलीफ होता था, उनके ऊपर हम लोग कैसे बिलीफ रखेंगे। मतलब ट्रीटीज उस दौर से ये स्टार्ट हुई हुई है। इसी तरह एक और उस दौर की इंटरनेशनल ट्रीटी आप जिसे कह सकते हो, वो हुई थी तकरीबन
उससे 1000 साल बाद, यानी कि इफ दैट वाज 2100 बीसी, सो इट वुड बी 1100 बीसी। उसमें क्या हुआ था, रेमेसिस II ऑफ इजिप्ट और किंग ऑफ हिटाइट्स सॉरी, उनमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल पीस एंड ब्रदरहुड। इन दो चीजों के ऊपर उन्होंने आपस में एक ट्रीटी साइन की थी। अब ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में आज भी जो लॉ हमारा चल रहा है वो ट्रीटीज के ऊपर ही चल रहा है, ट्रीटीज के ऊपर ही बेस कर रहा है। तो ये इतना पुराना ये निजाम चलता आ रहा है कि जितना हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 4000 साल पहले, कोई 3000 साल पहले इस तरह की ट्रीटीज तब भी हो रही थी। इसी एग्रीमेंट में ये जो हुआ था रेमेसिस II में और हिटाइट्स में, इसमें और क्या हुआ था, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि हम लोग जो टेरिटरी जितनी बनती है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अग्रेशन, एक दूसरे के साथ जो हमारा स्टेट ऑफ अग्रेशन है, जैसे अरब इंडिया और पाकिस्तान स्टेट ऑफ अग्रेशन में रहते हैं, उसको टर्मिनेट कर देंगे। एंड सेटिंग अप ऑफ अ फॉर्म ऑफ डिफेंस अलायंस, कि हम लोग मिलकर डिफेंसिव एक अलायंस बनाते हैं कि कोई कल को अगर हमारे खिलाफ कोई हमला होता है, कुछ भी इस तरह का कोई मामला होता है, तो हम उसको इकट्ठे मिलकर डील करेंगे। ये इतना पुराना ओरिजिन है। उससे बाद बहुत सारी जो मिडिल ईस्टर्न पावर्स थी उसी दौर की या उसके बाद की, उन्होंने आपस में बहुत सारे किए, एक दूसरे के साथ मुआहदे किए। इवन इस किस्म के भी मुआहदे होते थे कि अगर मतलब फर्ज करें 3-4 छोटी छोटी स्टेट्स हैं और एक बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, पावर है उस वक्त की वो बहुत बड़ी, तो 3-4 छोटी छोटी आपस में अलायंस कर लेती थी, पॉलिटिकल अलायंस कर लेती, डिफेंसिव अलायंस कर लेती थी, कि अगर उस बड़ी पावर ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अकेले अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम चारों मिल जाएं तो हम शायद उसको डिफेंड कर सकें। इस तरह की ट्रीटीज भी वो आपस में करते रहते थे। फिर इसके बाद इससे अगला अगर हम रोल देखें, एंशियंट इजराइल ने अपना रोल प्ले किया। ये अभी हम लोग बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अभी हम 2000 साल भी नहीं, 3000-4000 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। उस वक्त जो एंशियंट इसराइल था उसमें जो प्रॉफिट्स आए थे, हम लोग उनको प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, लेकिन जुडाइज्म के जो बेसिकली प्रॉफिट थे, यहूदियत के जो प्रॉफिट थे, उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए। उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट पीपल्स को एक दिया, एक जस्टिस का उन्होंने एक्सपेक्ट किया उनसे। उन्होंने ये डिमांड किया फेयर सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट मोरालिटी होनी चाहिए, और ये जितनी भी उनके आगे जनरेशन चलती रही वो सारे उन चीजों को फॉलो करते रहे। एक प्रॉफिट ईसाइया की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे कोट की हुई है। तो डिफरेंट इसी तरह की पीस एंड सोशल जस्टिस वर द कीज टू मैन्स एग्जिस्टेंस, नॉट पावर। वो लोग उस वक्त ताकत या पार या इख्तियारात के ऊपर इंसान की वैल्यू या वर्थ को काउंट नहीं करते थे, बल्कि पीस एंड सोशल जस्टिस, अमन और जो मुआशरती इंसाफ है उसके ऊपर उस वक्त की सोसाइटियां बेस कर रही होती। इसके बाद अगर हम लोग और मजीद चीजें डिस्कस करें, हजरत ईसा की बर्थ से भी पहले, हजरत ईसा की बर्थ मेंशन की जाती है बिफोर, चूंकि ये बीसी एरा है, तो वो जितने भी पहले हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2000 साल पुरानी बात है, एडी एरा से पहले की जो बात है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्ट हजरत ईसा की जो है वो ईयर्स वो डिफाइंड नहीं है। उससे पहले अगर हम बात करें तो दो सिविलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो थी इंडियन और चाइनीज सिविलाइजेशन। इन लोगों का भी आपस में, ये हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की थ्रू आउट हिस्ट्री। पहले हमने 2100 बीसी की बात की, फिर हमने 1100 बीसी की बात की, फिर हमने इजराइल की बात की जो कि अराउंड 1000 बीसी के राउंड अबाउट जिनका वो सारे प्रॉफिट्स और वो सारे आए। फिर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इंडियन और चाइनीज सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हम उसको सीक्वेंस से लेकर चल रहे हैं, जिस जिस सीक्वेंस से वो चीजें हैपन हो रही थी टाइमलाइन में, उसी सीक्वेंस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त जो अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो हिंदूज के जो रूल्स थे, अब हिंदू सिविलाइजेशन इज अराउंड 4000 years old, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन काइंड ऑफ, इनको ये भी कहा जाता है जो लिविंग सिविलाइजेशन है, पुरानी तरीन और अभी भी जो जिंदा सिविलाइजेशन है वो हिंदू सिविलाइजेशन है। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा इन्होंने
वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया हुआ है, इन्होंने मोरालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। और ये इसी रीजन के अंदर, जिस रीजन में अभी हैं, इसी रीजन के अंदर ये लोग पनपते रहे और इन लोगों ने इसी रीजन को अपना गढ़ रखा और आज भी ये इसी के ऊपर हैं। बेसिकली द सेंसेस ऑफ मोरालिटी एंड जेनरोसिटी ये हिंदुइज्म से या इंडियन सिविलाइजेशन से हमें मिली हैं। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उन्होंने हमें क्या दिया, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अगर आप चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर कोई पुरानी हिस्टोरिकल मूवी देखें या कुछ भी इस तरह का ड्रामा कोई पुराना देखें ना, तो उसमें आप लोग ये चीज देखेंगे कि उसमें जिस तरह एक फेडरेशन सिस्टम होता है ना, एक मेन अथॉरिटी होती थी ऊपर और उसके नीचे डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स होते थे, जिस तरह आज अमेरिका में है, इस तरह चाइनीज सिविलाइजेशन वर्क करती थी। मतलब पूरा एक ही, वो सारे के ऊपर इख्तियार नहीं होता था, आगे सब सर्वेंट किंग्स होते थे, क्वींस होती थी डिफरेंट रीजन्स की। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बीच में हार्मोनियस रिलेशंस लेके आना, इक्वली उनको डील करना, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ के एवोल्यूशन में इन्होंने अपना रोल प्ले किया। कहीं पे वायलेंस ना हो उसको कंट्रोल करना, डिफरेंट जो फैक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, जो नई नई सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी उसमें डिफरेंट फैक्शंस हैं, वो एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश ना करें, एथिकल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करवाना, रूलिंग क्लास के अंदर उनके अंदर वो मोरालिटी और जो उनकी जिन जिन क्लासेस को वो रूल कर रहे हैं उनको डील करने का जो तरीकाकार है, जो तमीज है, वो सारी चीजें सिखाना, ये सब कुछ चाइनीज और इंडियन सिविलाइजेशन के दौरान हुआ। चाइना के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनका वो स्टेट सिस्टम में थे, ट्राइब्यूटरी स्टेट सिस्टम था, जिसमें वो लोगों को इकट्ठे डील करते थे और साथ लेकर चलते थे। ये जितनी भी हमने एंशिएंट सिविलाइजेशंस का तज़किरा किया, अभी इसके बाद हमारी ग्रीस सिविलाइजेशन आएगी, ग्रीक सिविलाइजेशन, उसके बाद हम लोग रोमन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस्लाम को पढ़ेंगे, ये सारी सिविलाइजेशंस आई। जितनी अभी तक हमने डिस्कस की हैं, ये जितनी भी थी जियोग्राफिकली या कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड सिविलाइजेशन थी। मतलब किसी एक खास रीजन के अंदर इनका रोल था, किसी एक खास एरिया के अंदर, और वो बड़ा छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड सा वो एरिया होता था जिसके अंदर ये अपना रोल प्ले कर रहे थे। कोई उस तरह का इंटरनेशनल कम्युनिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इस तरह का डिफरेंट स्टेट्स इकट्ठे को एग्जिस्ट कर रही हो एक डिफाइंड फ्रेमवर्क में, उस तरह का कोई निजाम नहीं था। तो उस वक्त जो स्कोप है इंटरनेशनल लॉ का, जो हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड था, एक्सट्रीमली लिमिटेड था। लेकिन आइडियल्स, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, वो ऑब्वियसली इन्हीं चीजों से इवॉल्व होके आगे जाती हैं। सो इसलिए हमने बेसिक्स हमने पहले वहां से ली और उसको आगे फिर हम कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई वो आगे जाके हम देखते हैं। यहां तक समझ आ गई? आप लोग एक एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाय एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों ने मुझे याद करवाना है। मैंने एक प्लान बनाया एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के लिए, जिसमें मैं नोटिफाई कर सकूंगा, आप ये 30-31 स्टूडेंट्स तो डेली बेसिस पे आते हो, मैं नोटिफाई कर सकूंगा आप लोगों को क्लासेस के बारे में। आज मैं बड़ा परेशान था, इंटरनेट का इशू बना हुआ था, बारिश की वजह से, बिजली की वजह से, बिजली कभी कम हो रही थी कभी ज्यादा हो रही थी, इस तरह को इशू था। जो मेरी इंग्लिश एसे और प्रेसी की क्लास थी वो तो मैंने कैंसिल कर दी, वो तकरीबन 8:45 बजे थी। तो इस क्लास का भी मुझे डर था, तो मुझे ये था कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगा स्टूडेंट्स को। ये तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप अगर हो तो मैं इजीली कर लूंगा। उसमें हम ये करेंगे, लेडीज का व्हाट्सएप सेपरेट में रख लूंगा एक ग्रुप, और जेंट्स का एक ग्रुप सेपरेट रख लूंगा। आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे तो वो मैं एक ग्रुप बना लूंगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब आते हैं क्लासिकल ग्रीक एरा, 6th सेंचुरी बीसी, अभी भी हम उसी एरा में हैं। वहां से लेकर ऑनवर्ड्स कपल ऑफ 100 ऑफ इयर्स मैं शेयर कर दूंगा। काफी कुछ 100 साल वहां पे चलते रहे। ये यूरोप का जो थॉट एवोल्यूशन प्रोसेस था, यूरोप का जो रेनेसेंस पीरियड है, यूरोप का जो ऊपर आने का पीरियड है यूरोपियन रीजन का, उसके लिए ये बहुत जरूरी था। जिस तरह मुसलमानों की सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा जो दो सेंटर्स थे, बगदाद था एक और एक कॉर्डोबा था, कॉर्डोबा जिसको आजकल कहा जाता है, कर्तबा जिसको उस दौर में कहा जाता था, ये दो हमारी सिविलाइजेशन की एक्सट्रीम पे जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि
ये वो रीजन्स थे जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी गई, जहां पे रेशनल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी गई, जहां पे क्वेश्चनिंग का जो ट्रेंड था उसको प्रमोट किया गया। यहाँ पे जो इंसान को और इंसान की नेचर को और इसकी एवोल्यूशन को और इस तरह के हर चीज को इसके ऊपर डिबेट की गई, क्वेश्चनिंग की गई, सारे काम किए गए। ये मुसलमानों का इसलिए इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से मुसलमान एक अरूज पर गए कि क्वेश्चनिंग वेलकम की गई। आज चूंकि क्वेश्चनिंग वेलकम नहीं की जाती, मजे की बात बताता हूँ, मैंने अबू जान को एक दफा कहा, मतलब मैंने जिंदगी में पहली दफा आज से कोई 10-12 साल पहले कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा था। मैंने अबू को कहा, मैं अबू जी के कुरान पाक में कहीं पे भी अल्लाह डायरेक्टली ये नहीं कहता कि मैंने शैतान को दोजख में डालना है। मतलब इंसानों को दोजख में डालने की बात आती है, शैतान को या इबलीस को दोजख में डालने की, उसको साड़ने की, उसको सजा देने की, उसको हड्डियां जलाने की, पीप पिलाने की कोई इस तरह का वाकया नहीं आता। तो किधरे, मतलब मैंने ये क्वेश्चन ही जस्ट किया ना, कहीं वो कोई दोनों मिले हुए तो नहीं आपस में? अल्लाह ताला ने अपना जानबूझ के नुमाइंदा तो नहीं छोड़ा हुआ कि वो उसको बाद में अल्लाह ने कहना चल तू मेरा अपना बंदा सा, मैं खराबी बातें भेजा सी। अब्बू जान ऐसे मुझे देखा, गाली दी बड़ी सारी, काफर हो गया तू, तू दीनों खारिज हो गया है, तेरा दिमाग नहीं काम करता, तेरा ये तेरा वो। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं की जाती। हालांकि मेरे वाले साहब बड़े ही, उन्होंने मेरी तरबियत और बल्कि हम सब की तरबियत इस तरह की है कि बेसिक्स बताई और उसके बाद क्या पुत्र जो दिल करता जे करो। ही वॉज कटर बरेलवी, बरेलवी ये जो हम लोग दरबारों शरबारों पे जाने वाले होते हैं। लेकिन मैं अगर कभी अहले हदीस की भी किसी फंक्शन पे चला गया, अब्बू ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं अहले तशी के फंक्शन पे चला गया, मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं तारिक जमील साहब को सुनने चला गया, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो लेकिन जब भी क्वेश्चनिंग आती है तो ये आज का जो हमारा इस्लाम हमने बना दिया हुआ है, ये इस तरह का बना दिया हुआ है कि हमने बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। हम लोग किसी को सवाल नहीं करने देते। तो हम बात कर रहे थे ग्रीक्स की। यूरोपियन थॉट की सिग्निफिकेंस के लिए ग्रीक्स का वो पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें भी वही थी, क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग थी। हर चीज को क्वेश्चन किया जाता था, इंसान की और नेचर की का एनालिसिस किया जाता था। डिफरेंट डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स उस दौर में यूरोप में और मेडिटेरेनियन में रोमन एम्पायर के थ्रू वहां पे जनाब गए। उन्होंने एक कल्चर अडॉप्ट किया, उसको हेलेनिक कल्चर कहते हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट करने लगा हूँ, आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आपने इसके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। जब मैं पे व्हाट्सएप नंबर दूंगा, इसके ऊपर आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ, हाफ पेज, दैट्स इट, कि हेलेनिक कल्चर से आपने क्या अंडरस्टैंड किया। ये ग्रीक सिविलाइजेशन का है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और मुझे एक एक पैराग्राफ व्हाट्सएप पे करना है। और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, इमेजेस उसकी होनी चाहिए और किसी और फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस वक्त ये जो फॉर्मेशन थी, ये जो अडॉप्टेशन थी हेलेनिक कल्चर की, ये वेस्टर्न कॉन्शियसनेस में इसने पेनिट्रेट किया और रेनेसेंस का बायस बना। ये जो ग्रीक की अवेयरनेस थी, ये उनकी अपनी ही कंपेटिटिव स्टेट्स के तक, उनकी अपनी कॉलोनीज तक लिमिटेड थी। ग्रीक्स ये समझते थे कि जो डिफरेंट ओरिजिन के लोग हैं, फॉर एग्जांपल उस दौर में भी इंडियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी उस दौर में भी, तो इनको दे वर कंसिडर्ड एज बारबेरियंस, दे वर नॉट कंसिडर्ड ऑफ एसोसिएशन, वर्दी ऑफ एसोसिएशन। इनके साथ हमने एसोसिएट नहीं करना, दे आर नॉट द एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स। तो मतलब हो क्या गया, उन्होंने भी अपने उस जो स्पेक्ट्रम है उसको लिमिटेड कर दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं रखा। यहां पे ये प्रॉब्लम हुई। ये ग्रीक ने जितनी भी एवोल्यूशनाइज किया इंटरनेशनल लॉ को, वो बेसिकली उनकी फिलोसफिकल और साइंटिफिक और पॉलिटिकल एनालिसिस था मैनकाइंड के हवाले से, और डिफरेंट जितनी भी उस वक्त की फिनोमिनास थे, जितने भी उस वक्त के जो डिफरेंट, जिस तरह हमारे दौर में आज हम लोग कभी सोचते हैं प्रॉक्सी वार क्या होती है, हम लोग, ये हमारे दौर के फिनोमिनास हैं, ये हमारे दौर के डायनेमिक्स हैं। पेट्रो डॉलर क्या है, ये हमारे दौर के डायनेमिक्स हैं, उस दौर में ऑब्वियसली नहीं थे। तो उस दौर के जो डायनेमिक्स थे उसके ऊपर सोचने का ये सारा। अब वो जो ग्रीक्स थे, उनके डिफरेंट सिटी स्टेट्स के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज आपस में साइन होती थी, बहुत सारी कमर्शियल और पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती थी। डिफरेंट जो सिटी स्टेट्स थी, ऑब्वियसली हर सिटी स्टेट का एक अपना उनका वो होता था,
किंग और क्वींस और वो सारे उनके अपने होते थे, लेकिन वो उनके आपस में जो डील्स होती थी, पॉलिटिकल और एसोसिएशंस होती थी, उन्होंने अपने सिटीजन्स को और डिफरेंट सिटीजन्स को दिए थे, एक दूसरे की टेरिटरीज के बीच में सिटीजनशिप दी हुई थी। उसमें डिप्लोमेटिक एनवॉयज जो होते थे एक दूसरे की टेरिटरीज, इधर का डिप्लोमेट उधर गया हुआ, उधर का डिप्लोमेट इधर आया हुआ, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उनको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस उस वक्त अडॉप्ट की जाती थी वॉर डिक्लेयर करने से पहले, प्रॉपर मेथोडोलॉजीज अप्लाई की जाती थी वॉर डिक्लेयर करने से पहले। डिफरेंट सेंचुरीज बनाई जाती थी, मतलब उस दौर में भी ये डिफाइन किया जाता था कि इन सेंचुरीज के अंदर वॉर नहीं होगी। ये जिस तरह हम हमारा इस्लाम में कॉन्सेप्ट है हुर्मत का, कि ये यहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते, जैसे हमारे ये दोनों हरम शरीफ हैं, वहां पे मना किया गया कि वहां पे अपने किताल नहीं करना, इस तरह का। तो ये भी एवोल्यूशन हो रही है बेसिकली, देखे ना, लॉ ऑफ वॉर यहाँ पे आ गया, एनवॉइस को प्रोटेक्ट करना वो आ गया, दूसरे को सिटीजनशिप देनी वो आ गया। ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंटरनेशनल लॉ में ये चीजें चलती हैं। लेकिन स्टिल ग्रीक आइडियोलॉजी के अंदर भी वर्ल्ड कम्युनिटी का सेंस हमें कहीं नहीं नजर आता, ग्लोबल कम्युनिटी का, कि जितनी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं उस वक्त, उनके लिए इस तरह का कोई सिस्टम, कोई उनके आपस में एसोसिएशन, कोई उनके आपस में लिंक्स, तो ये यहां तक भी अगर हम लाएं तो थोड़ा सा लिमिटेड था। उसके बाद आते हैं रोमन्स, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए, ये थोड़े से ग्रीक से दो हाथ आगे चले गए, इन्होंने थोड़ा ज्यादा रोल प्ले किया, और आज भी इनके जो वो थे, इनका किया हुआ काम प्रिजर्व्ड हालत में जो महफूज था, उसको आज भी एज ए रेफरेंस लिया जाता है। रोमन्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना, कानून की पासदारी करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब एक हर जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, सिविलाइजेशन, उसका एक अपनी रिस्पेक्ट है। मेरे भाई हैं बड़े, वो बताते हैं कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, या इंग्लैंड में किसी एरिया में भी मैं अगर गया हूँ, तो वहां पे अगर ग्रीक्स की कंसंट्रेशन आप देखो ना, जो यूनानी है उनकी कंसंट्रेशन देखो, तो आपको पॉइंट परसेंटेज में नजर आएंगे। अगर आप एशियंस की कंसंट्रेशन देखो तो आपको 10%, 15%, 20%, 40%, 10%, 13%, इस तरह आपको नजर आएंगे। ये चीज हमें क्या शो करती है? ये चीज हमें शो करती है ग्रीक्स का। मैं ये क्लास एंड हो जाएगी, इसके फौरन बाद इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ आप नई क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके साथ आपने पहले ज्वाइन किया। अच्छा, एक मिनट रुके, मैं यहां से तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे रोमन्स के हवाले से। उनकी जो एम्पायर थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी। उस सारी एम्पायर को लॉ ने, कानून ने, कानून के ऊपर अमल दरामद ने, पासदारी ने जोड़ के रखा हुआ था। बेसिकली उनके जो फार फ्लंग एरियाज थे, उनके लिए भी उन्होंने लॉज बनाए हुए थे, उनके लिए भी उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे। बेसिकली अर्लियर जो रोमन लॉ था, उसका नाम है द जुस सिविले। ये सिर्फ और सिर्फ रोमन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल था। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ होंगी सहूलियात होंगी जो वो रोमन्स को ही सिर्फ देते होंगे, बाहर वालों को नहीं देते होंगे। ये एक फॉर्मलाइज्ड फॉर्म थी उनकी, एक स्मॉल और अनसोफिस्टिक सोसाइटी के लिए एक बड़ा अच्छा लॉ था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो इवॉल्व करते गए, जैसे जैसे वो एक्सपैंड करते गए, और उन्होंने पूरी एक नेशन स्टेट बना ली, और उन्होंने पूरा एक मैं बता देता हूँ, जस्ट सिविली, ये नाम है जी। जैसे जैसे वो आगे चलते गए तो क्रिएट हुआ एक प्रोग्रेसिव ऑगमेंटेशन ऑफ जुस जेंशियम। इसका भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये सेकंड उनके लॉ की फॉर्मेशन थी। ये बेसिकली क्या था, इन्होंने सिंप्लीफाइड रूल्स डिफाइन किए टू गवर्न द रिलेशंस बिटवीन फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स।
मतलब कैसे आपने फॉरेनर्स को डील करना है और फॉरेनर्स और सिटीजन्स के बीच में कैसे आपस में वो एक दूसरे के साथ डील करेंगे। मतलब अब ये देखिए ना, जब हम पढ़ते आ रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, वो हम देखते आ रहे हैं, उसमें फॉरेनर्स के साथ डीलिंग का ये पहला हमें फिनोमेना नजर आ रहा है। वैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ सिटी स्टेट्स डील कर रही हैं, या दो एम्पायर्स एक दूसरे के साथ डील कर रही हैं। फॉरेनर्स जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनके लिए हमारे पास ये पहला नजर आ रहा है। ये ऑफिशियल हमारे पास जो आप ये कह लें डॉक्यूमेंट है वो ये था, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ की एवोल्यूशन में जिसको हम लोग कोट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे जैसे ये सेकंड वन जस्ट जेंशियम जैसे जैसे इवॉल्व करता गया, तो उसने जो सिविली जो पहला उनके बीच में था, जो सिर्फ अपने लोगों को डील करने के लिए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्ट करना खत्म हो गया, वो उसका कहानी खत्म हो गई। रोमन्स ने ग्रीक्स का एक्सपीरियंस से लर्न किया, नेशनल लॉ को डेवलप किया, इवॉल्व हुए, आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेकर चले गए। ये जो ग्रीक का कॉन्सेप्ट था ना, जो रोमन्स ने लिया वहां से, रोमन्स ने जो ग्रीक से कॉन्सेप्ट लिया था, द वेरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, जो नेचर की तरफ से हमें लॉ मिला। बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ यूनिवर्सल रेलिवेंस, ऐसे रूल्स जो हर जगह पे एग्जिस्ट करें, ऐसे रूल्स जिनको जहां पे भी अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी का असूल है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं कि वहां पे ये एग्जिस्ट करता हो, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे असूल जो लॉजिकल हो, जो रेशनल हो, जो मेरे लिए भी वही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो इंग्लैंड वालों के लिए रखते हैं, जो इंग्लैंड वालों के लिए वही वही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो नीदरलैंड वालों के लिए रखते हैं, हर इंसान के लिए वो बराबरी का। फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ये भी मिसाल दे रहा हूँ, ये एक नेचुरल लॉ है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है दैट यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स इन ऑर्डर टू गेट योरसेल्फ रिस्पेक्टेड। तो बेसिकली ये such rules were rational and logical, and because the ideas and precepts of the law of nature were rooted in human intelligence, it followed that such rules could not be restricted to any nation or any group but were of worldwide relevance. उन्होंने कहा कि चूंकि ये ह्यूमन नेचर से हम लोग इनको अखज करते हैं, तो ये फिर किसी एक एरिया के लिए हम इन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड रेलिवेंस रहेंगे। This element of universality is basic to modern doctrines of international law. ये जो आइडिया था कि कुछ रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर, जहां से कोई भी इंसान हमारे पास आए उसके लिए वो एप्लीकेबल हो। तो ये जो सर्टन रोमन फिलोसफर्स थे, इन्होंने ग्रीक आइडियाज जो थे नेचुरल लॉ के, उन्होंने अपनी लीगल थीरीज के अंदर इनको ऐड किया, और इन्होंने इवन जो गेंशियम था जो बाद में इन्होंने बनाया, इसकी अल्टीमेट जस्टिफिकेशन के लिए भी उन्होंने वो नेचुरल लॉ को ही लाया कि चूंकि कुछ ऐसे लॉज हो सकते हैं जो सबके लिए अप्लाई हो, तो इसलिए जस्ट गेंशियम शुड एग्जिस्ट, कि हम ये ना करें कि सिर्फ अपने लोगों को ही डील करें, बल्कि हमें बाकियों को भी डील करना चाहिए, which was deemed to enshrine rational principles common to all civilized nations. ये बेसिकली उन्होंने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया। The classical rules of Roman law were collated in the Corpus Julius Civilis, a compilation of legal material by a series of Byzantine philosophers compiled in AD 534. मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका कॉपी कर देता हूं। यहाँ पे पेस्ट ही नहीं हो रहा, लिख देता हूं। कॉर्पस जूलियस सिविलिस, ये ग्रीक्स का वो हमारे लिए नमूना था। अर्ली मिडल एजेस जब खत्म हो रही थी, रोम जब कोलैप्स कर रहा था, और तो उस वक्त क्या था, यूरोप की अवेकनिंग के लिए, यूरोप को आगे लाने के लिए, यूरोप को ऊपर ले जाने के लिए एक रेडीमेड जो है ना वो लॉज का सेक्शन उनके पास पड़ा हुआ था, जिसको आप कॉर्पस जूलियस सिविलिस कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि।
ठीक हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो मुसलमानों के रूल का है, वो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करने लगूं, उसमें सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज।